ओके। तो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू की थी। सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने देखा था कि हमें किस चीज में हेल्प करती है, किस तरह की होती है, क्या उसका सिंटेक्स होता है, क्या उसका पर्पस होता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टॉपिक को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्लास का एक फंक्शन होता है। फिर हमने देखा था कि न्यू का कीवर्ड क्या करता है। जब भी हम एक क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम न्यू के कीवर्ड से बनाते हैं। अब ये न्यू का कीवर्ड क्या करता है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये अब ये न्यू का कीवर्ड दो काम करता है, एक आपका ऑब्जेक्ट बनाता है और दूसरा आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक्टिवेट करता है, कॉल करता है। ठीक है जी। ये काम आप पहले भी करके देख चुके हैं जब आप एसिंग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो एसिंग प्रोग्रामिंग में आप क्या कर रहे थे, न्यू प्रॉमिस। क्या कर रहे थे आप, न्यू प्रॉमिस। तो ये न्यू का कीवर्ड क्या करता है, प्रॉमिस का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। प्रॉमिस क्या है, एक क्लास है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाता है ये प्रॉमिस क्लास का, जैसे हमने पहले देखा था। अभी आपकी ये अपनी खुद की डिफाइन की हुई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। सही है। अभी हम अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इसके बाद तीन चार पिलर्स हो। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस आता है, फिर इनकैप्सुलेशन आता है, फिर एब्स्ट्रैक्शन आता है और फिर पॉलीमॉर्फिज्म आता है। ये चार पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। चार में से सबसे पहला जो एक कोर कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इनहेरिटेंस, उसको हम अभी देखते हैं। और जैसे हम इनहेरिटेंस भी करेंगे तो हमारे हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका हमारे पास एक ओवरव्यू दोबारा और रिवीजन भी हो जाएगा। सही है। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं, क्लास का कीवर्ड मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, आप इसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते। मैंने लिखा क्लास और क्लास के बाद अपनी क्लास का नाम। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास पर्सन, इस तरह से। ठीक है, क्लास पर्सन मैंने लिखा, यहाँ लगा दिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये मेरी क्लास तो क्रिएट हो गई। इसके बाद मैं डिफाइन करूंगा कुछ क्लास के वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं आप, और क्लास प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं आप। किस तरह लिखूंगा, डायरेक्ट लेट कॉन्स्ट कुछ भी नहीं लगाना, सीधा सीधा मुझे क्लास प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। मैंने लिखा क्लास प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया फुल नेम, इस तरह से, और इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी भैया स्ट्रिंग। सही है। इसके बाद अभी फिलहाल एक ही काम करता हूँ मैं, एक ही क्लास प्रॉपर्टी को रखता हूँ। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, एक क्लास का फंक्शन होता है। जब भी हमें अपनी क्लास को डायनेमिक बनाना हो या क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डायनेमिक बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जब भी हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वो कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट कर देगा और उसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो हम उसको एज एन आर्गुमेंट असाइन कर देंगे। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। सही हो गया जी। अब इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में मैं कुछ पैरामीटर्स दूंगा ताकि मैं आगे चल के जब इंस्टेंस क्रिएट करूं क्लास का तो आर्गुमेंट्स दे सकूं मैं उसको। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर में मैंने लिख लिया फुल नेम को मैंने लिख दिया एफ। अच्छा, क्लास प्रॉपर्टीज के नाम और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पैरामीटर्स के नाम सेम हो सकते हैं। सही है। अभी आपको डिफरेंशिएट पता चले कि भाई कौन सा फुल नेम, कौन सा पैरामीटर कहाँ है, कहाँ यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने अलग अलग रखे हैं। आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। मैंने लिखा एफ फुल नेम की टाइप, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग ही होगी। अब क्या करूंगा मैं, इसके बाद तीसरा स्टेप, मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पैरामीटर को रेफरेंस दूंगा इस क्लास प्रॉपर्टी से। भाई क्यों जरूरी है, अभी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पैरामीटर को रेफरेंस दूंगा इस क्लास प्रॉपर्टी से। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा फुल नेम
इज इक्वल्स टू एफ। ये फुल नेम क्या है, क्लास प्रॉपर्टी है, इज इक्वल्स टू एफ, ये है क्या, मेरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का पैरामीटर। अब ये मुझे एक एरर दे रहा है भाई, क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम फुल नेम। भाई ये क्या बात कर दी इसने, मैंने फुल नेम ऊपर लिखा तो है, ये रहा, तो फिर ये क्यों कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम फुल नेम। डिड यू मीन द इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंस मेंबर का मतलब मेरा क्लास का वेरिएबल या फिर क्लास प्रॉपर्टी, एक ही बात है। आप इस क्लास प्रॉपर्टी को क्लास प्रॉपर्टी बोल लें, क्लास का वेरिएबल बोल लें या इंस्टेंस मेंबर बोल लें, एक ही बात है। दिस डॉट फुल नेम, ये खुद ही मुझे कह रहे हैं भैया कि जब इंस्टेंस मेंबर क्लास प्रॉपर्टी को लिखना हो ना तो आप उसका सीधा सीधा नाम नहीं लिख सकते, आपको दिस डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लगाया दिस डॉट इज इक्वल्स टू एफ, यानी मेरी क्लास प्रॉपर्टी जो है वो इक्वल हो गई एफ के। सरगम भाई ये पीछे वाले प्रोजेक्टर बंद है क्या, चला रहे, चले चला रहे, ठीक है जी। देखो पासवर्ड लगा, ठीक हो गया जी। तो मैं इसको नोटपैड पे ले आता हूँ ताकि पीछे वालों को विजिबल हो जाए। प्रोजेक्टर चल रहे हैं, टेंशन ना लें, ठीक है। देखें क्या हुआ यहाँ पे, एक क्लास बनी है पर्सन नाम की और फुल नेम क्लास प्रॉपर्टी डिफाइन की है मैंने, और एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है, और इसमें मैंने दिस डॉट फुल नेम इज इक्वल्स टू एफ कर दिया है। ठीक है जी, इसको मैंने रेफरेंस या क्लास प्रॉपर्टी से, और इसको मैंने कर दिया कि भाई आप मेरे कंस्ट्रक्टर के इक्वल हो, ये बात तो हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अपना एक क्लास का इंस्टेंस बनाता हूं। अब आप क्लास का इंस्टेंस बोल लें, ऑब्जेक्ट बोल लें, एक ही बात है। ठीक है, आपने लिखा कॉन्स्ट पी, नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इस वक्त पी लिख दिया। मैंने लिखा कॉन्स्ट पी इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। भाई ये न्यू क्या चीज है, ये न्यू का कीवर्ड दो काम करता है, जरूरी है लगाना भी। ये न्यू का कीवर्ड एक तो आपकी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेगा, प्लस आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेगा। न्यू के कीवर्ड के दो काम होते हैं, एक आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा आपकी क्लास। मैंने लिखा न्यू और न्यू के बाद लिखा क्लास का नाम। भाई बताना भी तो है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, लेकिन किस क्लास का बनाओ, पर्सन क्लास का, सही है। तो मैंने कह दिया न्यू पर्सन, तो ये पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसने, पहला काम इसने कर दिया। दूसरा काम इसका होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करना। तो क्या वो ये कर रहा है, अभी एक एरर पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। अब भाई इसका क्या मतलब है, एन आर्ग्यूमेंट फॉर एफ वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब ये एफ मैंने कहां असाइन किया है, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आप देख सकते हैं मैंने एफ असाइन किया है, और ये एरर मुझे कहां मिल रहा है, पर्सन की क्लास को इनिशिएट करते हुए। तो भाई ये वही कह रहा है कि, तो आपको प्रूफ हो गया ये कि इसने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि ये एरर तो कंस्ट्रक्टर वाला ही दे रहा है ना, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर का ही आर्गुमेंट मांग रहा है। तो अब आपको प्रूफ मिल गया कि ऑब्जेक्ट भी बना रहा है। अब पर्सन का ऑब्जेक्ट बना तभी तो इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो क्लास है, सॉरी कंस्ट्रक्टर तो क्लास के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो इसके अंदर जाएगा ये। तो अब इसने ऑब्जेक्ट भी बना दिया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल भी कर दिया, और मैंने फुल नेम में लिख दिया अली अहमद। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, पी को मैंने क्या किया, कंसोल करवा दिया। सबसे पहले तो मैं इसको वॉच मोड पे लगा दूं इस तरह से, और उसके बाद मैंने cmd लिखा और नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है जी, तो अब आपके पास कंसोल में क्या रिजल्ट आया, पर्सन ऑब्जेक्ट की सूरत में आया, फुल नेम और उसकी वैल्यू अली अहमद। ये पर्सन क्या चीज है भाई, ये मेरी क्लास का नाम है। ये पर्सन क्या है, मेरी क्लास का नाम है। मैंने तो देखो कहीं भी कंसोल में नहीं लिखा ना पर्सन, ये मेरा कंसोल डॉट लॉग है। मैंने तो अपने हाथों से कहीं भी यहाँ पे पर्सन नहीं लिखा, दिख रहा है लिखा हुआ, नहीं लिखा।
इसने खुद ही ने लिखा पर्सन, ये पर्सन क्या है, मेरी क्लास का नाम है। देखो ये रहा क्लास का नाम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाया इसने क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हर चीज ऑब्जेक्ट है। फुल नेम, ये फुल नेम क्या है, ये मेरी क्लास प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये अली अहमद क्या है, जो मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, फुल नेम। और फुल नेम के बाद अली अहमद, यानी जो मैंने इसको लिखा। अब ये फुल नेम क्यों आया भाई, हमने तो एफ को पैरामीटर दिया है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, ये रहा, मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या अपनी लॉजिक लिखी है कि दिस डॉट फुल नेम इज इक्वल्स टू एफ, कि भैया इस एफ को जो भी वैल्यू असाइन होगी वो दिस डॉट फुल नेम यानी क्लास प्रॉपर्टी को जाके असाइन हो जाएगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हुआ, इसको मैंने आर्गुमेंट दिया, ये आर्गुमेंट उठा और जाके बैठ गया इस एफ में, एफ के पैरामीटर में ये आर्गुमेंट बैठ गया। ये वही काम हो रहा है जो हमने पहले फंक्शंस लिखते हुए किया था, सेम काम हो रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें, सही है। अब जब इस एफ में आके अली अहमद की वैल्यू बैठ गई, असाइन हो गई, तो दिस डॉट फुल नेम इज इक्वल्स टू एफ। अब इस एफ की वैल्यू हो गई इस दिस डॉट फुल नेम की इक्वल, और वो ये रहा। अब इस फुल नेम को कंस्ट्रक्टर की वजह से यहाँ पे पैरामीटर आर्गुमेंट अपनी वैल्यू मिल चुकी है, इस तरह से, सही है। यहां तक सबको क्लियर होगा। किसी का कोई सवाल है इस पॉइंट तक तो बताएं भाई। होपफुली आपको यहां तक सब क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। अच्छा, सारी बातें बंद, फोकस सारा स्क्रीन पे। इनहेरिटेंस क्या होता है, कौन बताएगा। 3-4 इनपुट मिले और बिल्कुल एक्यूरेट मिले, आपने कुछ कहना है, आपने भी एड्रेस किया था, सही है। आप तो 3-4 हमें इनपुट मिले, और इनपुट क्या मिले कि भाई जब भी हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करवाना हो तो वो होता है इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है जब भी, अच्छा इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है नॉर्मल इंग्लिश में, विरासत, सही है। यानी आपके पेरेंट से आप में, आप अब चाइल्ड है ना, आपके पेरेंट से आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाएं तो वो इनहेरिटेंस होती है जो दोनों में सेम, सही है। जैसे हो सकता है आपके पेरेंट्स गुस्से वाले हो, आप भी गुस्से वाले हो, आपके पेरेंट्स अच्छे इखलाक के हो, आप भी हो। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे विरासत, अगर विरासत में आपको दौलत मिली है, अगर आपके पेरेंट्स के पास है तो ऑटोमेटिकली आपको भी मिल जाएगी, या आपने इन पैसे कमाए तो वो आपके बच्चों को इनहेरिटेंस में मिल जाएगी, सही है। तो ये होता है इनहेरिटेंस यानी विरासत। आपके पेरेंट्स से आपको क्या क्या मिला है वो होता है इनहेरिटेंस। वो कहते हैं ना, दौलत मिली हो ना मिली हो, शुगर ब्लड प्रेशर सबको मिला, तो ये होता है इनहेरिटेंस। सॉरी, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, दौलत मिले ना मिले, शुगर ब्लड प्रेशर सबको मिला। हाँ यही है, क्या करें, जो है वो यही है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट क्लास में से चीजें चाइल्ड क्लास में आ गई। इसका मकसद क्या है, देखिए मैं आपको कहूँ भाई एक क्लास बनाओ पर्सन की, अब गौर से सुने इस एग्जाम्पल, एक क्लास बनाओ स्टूडेंट की, एक क्लास बनाओ एम्प्लॉय की। तो एक काम तो आप ये कर लेंगे, इन सबकी अलग अलग क्लासेस बना देंगे, जो अभी आपने सीखा भी है लास्ट क्लास में और इस क्लास में भी। मैंने आपको कहा भाई एक पर्सन की क्लास बनाओ, जैसे हमने यहाँ पे बनाई भी है। फिर अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट की क्लास बनाओ, एक एम्प्लॉय की क्लास बनाओ, ठीक है, और एक क्या करो, पर्सन की क्लास में दोबारा लिख देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ भाई ये 3 क्लासेस बनाओ, तो आप क्या करेंगे, एक काम तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, इनकी अलग अलग क्लासेस आप बना दें, काम खत्म हो गया। लेकिन अब एक मसला आएगा यहाँ पे, जब भी आप पर्सन की क्लास डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट की क्लास डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय की क्लास डिफाइन करेंगे, इन तीनों क्लासेस में एक छोटा सा मसला ये आएगा कि कोड जो है ना, आप जो कोड लिखेंगे वो रिपीट होगा। भाई पर्सन, एक रैंडम पर्सन की भी नाम और एज और ईमेल हो सकता है, एक स्टूडेंट की भी नाम एज और ईमेल हो सकता है, जैसे आप लोगों का है।
और एक एम्प्लॉय का भी नाम, एज और ईमेल हो सकता है। जब आप ये तीन क्लास को अलग अलग बनाएंगे ना, तो हो सकता है कि आपकी क्लास प्रॉपर्टीज और मेथड्स हर जगह रिपीट हो रही। पर्सन में भी सेम चीजें हैं, स्टूडेंट में भी सेम चीजें हैं, एम्प्लॉय में भी सेम चीजें। तो यहाँ पे एक मसला क्या आएगा कि आपका कोड रिपीटेशन होगा। कोड बहुत सेम कोड आपको बार बार लिखना पड़ेगा। इस चीज को टैकल करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट आता है आपके पास? इनहेरिटेंस का, यानी पेरेंट क्लास में से जो सेम चीजें हैं ना, अब गौर से सुने, जो पेरेंट क्लास में सेम चीजें हैं वो इनहेरिटेंस के जरिए चाइल्ड में आ जाएंगी और आपका कोड रिपीट नहीं होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि भाई अब पर्सन क्लास में, क्योंकि पर्सन, नॉर्मल पर्सन भी सेम है, स्टूडेंट भी भाई एक पर्सन होता है और एम्प्लॉय भी एक पर्सन होता है, भाई इंसान तो दोनों ही है ना। अब आप क्या करें, जो चीजें सेम है ना स्टूडेंट में और एम्प्लॉय में, उसको उठा के सिर्फ और सिर्फ पर्सन में रखें और पर्सन को इनहेरिट करते हैं स्टूडेंट और एम्प्लॉय की क्लास में। इससे क्या होगा, जब इनहेरिटेंस होगी ना, तो खुद ब खुद जो चीजें पर्सन क्लास में ऑटोमेटिकली स्टूडेंट में आ जाएगी और स्टूडेंट और एम्प्लॉय में आपको अलग से वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मसला था ना कि जब मैं इन तीनों की अलग अलग क्लास बनाऊं तो कोड रिपीटेशन होगा, इनहेरिटेंस के जरिए वो मसला हल हो जाता है। ठीक है, अभी ये आपने थ्योरी सुनी, अब प्रैक्टिकल करके भी देखें कि कोड रिपीटेशन से हम कैसे बच सकते हैं और इनहेरिटेंस में, यानी एक पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टीज और मेथड्स किस तरह से आते हैं, ताकि आपके एक तीर या एक तीर दो निशाने था, मैं मुहावरा भूल गया, दो तीर एक निशाना, एक तीर से दो निशाने हो जाए, कोड रिपीट भी ना हो और आपको जो चीज अचीव करनी है वो भी हो जाए। सही है, तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, जो मैंने पर्सन की क्लास बनाई थी ना, इसको एज इट इज उठा के यहाँ रख देता हूँ। क्लास पर्सन मैंने बना ली, मैंने लिख लिया भाई फुल नेम। अब यहाँ पे मैं एज भी रख सकता हूँ, क्योंकि भाई एक नॉर्मल बंदे की एज भी तो होती है। मैंने लिख लिया यहाँ पे नंबर और यहाँ पे कॉमा लगाया, ए नंबर, कॉलन किया इसको, और यहाँ पे मैंने, आपको पता है इसके बाद क्या होगा, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू ए। दिस डॉट एज क्या किया मैंने, क्लास प्रॉपर्टी को रेफरेंस दिया, इसको इक्वल करवा दिया अपने कंस्ट्रक्टर के। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो सब क्लियर है। मैं इसको यहाँ पे रखूँ ताकि पीछे वालों को भी दिख जाए। अब एक मेरी क्लास पर्सन तो बन गई, ठीक है, ये मेरी पर्सन क्लास तो यहाँ पे बन गई। अब क्या करूं मैं, भाई पर्सन क्लास तो बन गई, यानी अब मैं बनाता हूं एक अपना स्टूडेंट क्लास। अब स्टूडेंट में भी भाई, स्टूडेंट भी एक इंसान होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी भी फुल नेम होगी और उसकी भी एज होगी। अब मैं क्या करूं, मैंने एक क्लास लिखी यहाँ पे, पहली क्लास बन गई, दूसरी क्लास मैंने की क्लास स्टूडेंट और ये कर दिया। ये काम तो आपने पहले भी किया हुआ है। अब क्या करेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे। क्या करेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे। इनहेरिटेंस कैसे होती है, आपने लिखा क्लास स्टूडेंट, अब आप स्टूडेंट के बाद एक कीवर्ड लिखेंगे एक्सटेंड्स का। ठीक है, आपने लिखा क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन, एक क्लास बनाई आपने स्टूडेंट के नाम की, ठीक है, आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम की और वहां पे लिख दिया एक्सटेंड्स पर्सन। अभी आ जाएगा इस तरह से। अब आपने क्या किया, आपने एक पर्सन की क्लास पहले बनाई और फिर स्टूडेंट की क्लास बनाई। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। ये पर्सन की क्लास वो है जो आपने ऊपर बनाई और स्टूडेंट की क्लास ये रही। यानी आपकी जो पर्सन की क्लास है ना, ये आपकी है पेरेंट क्लास। क्या है,
पेरेंट क्लास। अब आप इस पेरेंट क्लास को तीन नाम से बुला सकते हैं। आप इसको पेरेंट भी बोल सकते हैं, आप इसको सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, और आप इसको बेस क्लास भी बोल सकते हैं। इसके तीन नाम है, आप कुछ भी बोल लें। या आप इसको सुपर क्लास बोल लें अपनी पेरेंट क्लास को, या आप पेरेंट क्लास को पेरेंट क्लास बोल लें, या आप पेरेंट क्लास को बेस क्लास बोल लें। आप तीन नाम से अपने जो मेन क्लास होती है ना उसको आप बुला सकते हैं। ठीक है, अब आपकी ये चाइल्ड क्लास है। ये चाइल्ड क्लास कैसे है, कैसे पता लगा? क्लास स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड्स लिखा हुआ है पर्सन। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगा हुआ है ना, तो ये बन गई आपकी चाइल्ड क्लास। ठीक है, एक्सटेंड के कीवर्ड की वजह से ये बन गई आपकी चाइल्ड क्लास। जैसे आपके पेरेंट्स के पास दौलत है, वो एक्सटेंड होके मिल गई आपको। क्या होके मिल गई? एक्सटेंड होके मिल गई आपको। तो जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी ना, बैंक बैलेंस, वो आपको भी मिल गई। तो एक्सटेंड की वजह से आपके पेरेंट में जो था ना पर्सन, आपके चाइल्ड में आ गया, यानी आप में आ गया। अब इस चाइल्ड क्लास को भी आप दो नाम दे सकते हैं। एक तो आप इसको सिंपल चाइल्ड क्लास बुला लें, या आप इसको बुला लें डिराइव्ड क्लास, DERIVED। ठीक है, या तो आप इसको चाइल्ड क्लास बोल लें, या आप इसको डिराइव्ड क्लास बोल लें। ठीक है, अब ये हो गई आपकी इनहेरिटेंस। अब हमने क्या देखा? इनहेरिटेंस तो हो गई। इनहेरिटेंस से होता क्या है? जो पेरेंट में चीजें होती है ना, वो चाइल्ड में आ जाती है। इनहेरिटेंस से क्या होता है? पेरेंट की चीजें चाइल्ड में आ जाती हैं। कैसे प्रूफ होगा? देखिए यहाँ पे मैं आया अपने VS कोड में, मेरा कर्सर देखिए कहां पर है? स्टूडेंट की क्लास में। मेरा कर्सर कहां पर है? स्टूडेंट की क्लास में। जैसे ही मैं यहाँ इंटेलिजेंस की हेल्प लेता हूँ ना, देखिए मुझे पहली चीज क्या मिल रही है? एज और फुल नेम। क्या चीज मिल रही है मुझे? एज और फुल नेम। मैं इस एक्सटेंड के कीवर्ड को हटा देता हूँ। अब ये चाइल्ड क्लास तो नहीं है ना, क्योंकि ये एक्सटेंड का कीवर्ड तो लगा ही नहीं है। अब ये स्टूडेंट की क्लास इस पर्सन क्लास को नहीं जानती। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस की हेल्प लेता हूँ। देखिए मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ये जो चीजें आ रही है VS कोड खुद से दे रहा है। लेकिन अब मैंने क्या कहा? इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट क्लास की चीजें यानी क्लास प्रॉपर्टी और मेथड्स, पेरेंट क्लास की चाइल्ड प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट होके यहाँ पे आ जाते हैं चाइल्ड में। अब इनहेरिटेंस कैसे होती है? एक्सटेंड का आप कीवर्ड लगाएंगे और पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे। अब ये हो गई आपकी इनहेरिटेंस। अब जब मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस लूंगा ना, देखें मुझे एज और फुल नेम मिल रहा है। भाई एज और फुल नेम क्यों मिल रहा है? मैंने तो स्टूडेंट क्लास में कहीं से नहीं लिखा, क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया है ना, इनहेरिटेंस की है मैंने। तो चाइल्ड पेरेंट क्लास की तमाम चीजें, फुल नेम और एज, कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टर हर क्लास का अपना होता है। फुल नेम और एज मुझे यहां पर मिल गई, एज और फुल नेम के जरिए। ठीक है, मैं एक मेथड भी बना दूं ताकि आपको चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखा गेट डिटेल्स, और यहाँ पे मैंने सिंपली इसको यहाँ लिख दिया इस तरह। अब जब मैं गेट डिटेल्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब जब मैं चाइल्ड क्लास में आऊंगा तो सारी प्रॉपर्टीज, सारे मेथड्स आ जाएंगे। अब जब मैं दोबारा इंटेलिजेंस की हेल्प लेता हूँ, देखिए अब मुझे तीन चीजें मिल रही हैं, एज, फुल नेम और गेट डिटेल्स का ये मेथड। एज, फुल नेम और ये गेट डिटेल्स का मेथड, ये होती है इनहेरिटेंस। कि पेरेंट क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज उठ के आपके पास चाइल्ड क्लास में आ गए। इनहेरिटेंस का मकसद अपने बराबर वाले से जल्दी से डिस्कस करें। ऊपर से पेरेंट क्लास से ऑटोमेटिकली मेरे पास अवेलेबल होंगी। फिलहाल के लिए हम सिर्फ मेथड्स पे बात कर, क्लास प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। गेट डिटेल्स का फंक्शन मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं करूंगा क्या? अब जाहिर सी बात है, ये क्लास प्रॉपर्टीज यहाँ डिफाइन हो गई है, तो मुझे अब इसको स्टूडेंट में लिखने की नीड नहीं। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कंस्ट्रक्टर। भाई जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्टर तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हर क्लास का अपना होता है। सही है, कंस्ट्रक्टर हर क्लास का अपना होता है। अब जब मैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी का फ्यूचर में इंस्टेंस बनाऊंगा ना, या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो उसको देने पड़ेंगे आर्गुमेंट। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट क्लास को जब आर्गुमेंट देने हैं तो भाई कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना ही पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टर में जो ये पैरामीटर्स है ना, वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे इस तरह से।
ठीक है, अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे एक मुझे एरर दे रहा है कंस्ट्रक्टर। हाँ, क्या लिखा हुआ है ऊपर, कंस्ट्रक्टर फॉर ड्राइव्ड क्लासेस। ड्राइव मतलब चाइल्ड क्लासेस। मैंने बताया ना, आप अपनी चाइल्ड क्लास को दो नाम से बुला सकते हैं, या आप चाइल्ड क्लास बोल लें या ड्राइव क्लास बोल लें। कंस्ट्रक्टर फॉर ड्राइव क्लासेस मस्ट कंटेन अ सुपर कॉल। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई जब भी आप एक्सटेंशन करो ना, यानी इनहेरिटेंस करो, तो आपको क्या, इनहेरिटेंस से क्या होता है, क्लास प्रॉपर्टीज पेरेंट की चाइल्ड में आ जाती हैं। अब जब चाइल्ड में आ गई ना, तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर को मुझे बताना पड़ेगा, हम कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस देते हैं ना क्लास प्रॉपर्टी का। तो जब चाइल्ड क्लास का रेफरेंस की बारी आती है ना, तो हम एक फंक्शन लिखते हैं सुपर का, और यहाँ पे मैंने लगाया राउंड ब्रैकेट्स। अब इस सुपर में मैं डिफाइन कर दूंगा एफ और ए, इस तरह से। ये क्या किया मैंने, एक सुपर का कीवर्ड लगाया, बिल्कुल ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन, यानी चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास होता क्या है इनहेरिटेंस में, सारी चीजें पेरेंट की आ जाती है चाइल्ड में, ये बात तो तय हो गई। अब कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो हर क्लास का अपना होता है। जाहिर सी बात है भाई, जब स्टूडेंट की मैं आगे इंस्टेंस बनाऊंगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो क्या होगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटर्स देने ना, उसको डायनेमिक बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ और ए, ये तो आपको क्लियर था। ये सुपर का कीवर्ड मैंने क्यों लगाया, सुपर का फंक्शन, देखिए जब भी आप इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो चाइल्ड क्लास में आप सुपर का कीवर्ड लगाते हैं। उस सुपर के कीवर्ड से होता क्या है कि आप जो रेफरेंस देते हैं ना, आप नॉर्मली नहीं देंगे, अब आप इस सुपर के कीवर्ड से ये बताएंगे कि भैया ये सुपर का कीवर्ड है। अब सुपर का कीवर्ड क्या करेगा, आपकी सुपर क्लास से, यानी हमने पेरेंट के 3 नाम है ना, तो आप इसको यू याद रखें कि भाई सुपर का कीवर्ड आपकी पेरेंट या सुपर क्लास की चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लाके रेफरेंस दे देगा। जो काम आप पहले दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू एन कर रहे थे ना, वो चाइल्ड क्लास में सुपर की वजह से होता है। अगर ये सुपर का कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो आपको एरर आएगा। दिस लगाएंगे तो वो पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि दिस को फिर वो ढूंढेगा कि भाई इस क्लास में ये कहाँ पर, तो दिस नहीं लगाओगे, आप सुपर लगाओगे अगर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज चाहिए। हाँ, सुपर क्या करता है भाई, दोबारा सुनो, ये सुपर आप यूं याद रखें कि सुपर का कीवर्ड क्या करता है, इसको इस तरह से याद रखें कि आप अपनी पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोलते हैं। सही है, आप अपनी पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो अब ये सुपर का कीवर्ड नीचे फंक्शन नीचे आके क्या करेगा, जब आपने इनहेरिटेंस कर ली ना, तो अब ये सुपर का कीवर्ड आपके सुपर क्लास में जाके क्लास प्रॉपर्टीज को रेफरेंस देगा। जो काम पहले आप दिस डॉट लगा के कर रहे थे ना, अब सुपर के कीवर्ड से होगी सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास। सही है, ये हो गई बात यहाँ पे क्लियर। अब जब मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा तो सिंपल है, मैंने लिखा कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ये न्यू का कीवर्ड दो काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाता है और ऑब्जेक्ट बनाता है। अब देखिए ये मुझे एरर दे रहा है, एन आर्गुमेंट फॉर एफ वाज नॉट प्रोवाइडेड। सही है, और एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0, और यहाँ पे ये मुझे ये एरर दे रहा है। मैंने स्टूडेंट का नाम लिख लिया अली, और यहाँ पे उसकी एज डिफाइन कर दी 23, तो देखिए ये एरर भी चले गया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये सुपर के कीवर्ड को दोबारा समझिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए जब भी आपने कंस्ट्रक्टर बनाना चाइल्ड क्लास में, फिर आप क्या करेंगे, सुपर की फंक्शन लिखेंगे। ये सुपर का फंक्शन क्या करता है, आपकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को रेफरेंस देता है। सही है, क्या करता है, आपकी पेरेंट क्लास या सुपर क्लास की क्लास प्रॉपर्टी को रेफरेंस देता है। और यहाँ पे आपने एफ और ए यानी जो कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट थे यहाँ पे लिख लिया। अब जब आपने इसको यहाँ पे इस तरह से इंस्टेंस बनाया ना इसका, तो क्या हुआ यहाँ पे भाई, ये न्यू का कीवर्ड न्यू स्टूडेंट की क्लास बनी, आपने इसको रेफरेंस दिया अली। अब ये अली और एज आपने डिफाइन की, ये अली की वैल्यू उठी और इस
कंस्ट्रक्टर में आ गई। अब जब इस कंस्ट्रक्टर में आई, इस कंस्ट्रक्टर में क्या लॉजिक लिखी हुई है, सुपर एफ और ए, कि भाई सुपर में एफ और ए है। अब जैसे ही सुपर आपने कॉल किया, सुपर का मतलब रेफरेंस मिलेगा क्लास प्रॉपर्टी को चाइल्ड में से, तो अब ये उठा, क्योंकि सुपर का कीवर्ड है तो ये यहाँ पे आगे बैठ गया। सही है, ये काम होता है सुपर का। अब देखें, इसको यूं याद रखें सुपर क्लास को, कि आप अपनी पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो जब भी सुपर सुपर चलेगा तो आप यूं याद रखें कि जब भी चाइल्ड क्लास में सुपर कॉल हो रहा है तो पेरेंट क्लास की बात हो रही है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी पेरेंट क्लास को सुपर और बेस बोल सकते हैं। ठीक है, इस कोड को अपने पास कॉपी करें, कोई सवाल है तो पूछें। लास्ट टाइम बना लिए, अब आपको जो काम करना है वो ये काम करना है। तो अभी आपने देखा इनहेरिटेंस जी। एक सेकंड, बातें बंद सारी जी। हाँ, चाइल्ड क्लास, दोबारा सवाल रिपीट करेंगे। पेरेंट क्लास में आप अपनी चीजें लिखते हैं, चाइल्ड में अपनी लिखते हैं, वो वैलिड है। वो हम, हाँ वो तो होगा यहाँ पे। अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब मैंने जो एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, अब सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने लाइन नंबर 16 पे क्या ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्टूडेंट, और ये चाइल्ड क्लास है, वो इनहेरिटेंस से जो है वो इन पर्सन से इनहेरिटेंस हुई। अब आप कंसोल में इसका आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट क्या है, स्टूडेंट की क्लास है, लेकिन ये क्या है, फुल नेम और एज। ये मैंने कहाँ डिफाइन किया है, पेरेंट में किया, चाइल्ड में किया है, पेरेंट में किया है। तो अब भाई प्रूफ एक और मिल गया कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, चीजें चीजें पेरेंट की आपके पास आ गई चाइल्ड में, और जब आपने चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाया इस तरह से, और कंस्ट्रक्टर में आपने सुपर लिखा, तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, इनहेरिटेंस हुआ, यानी पेरेंट की प्रॉपर्टीज फुल नेम और एज चाइल्ड में आई। चाइल्ड में आपने किया सुपर को कॉल, और सुपर में जब आपने कॉल कर दिया कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हुआ, जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो, और फिर उसकी वैल्यूज सुपर में गई, सुपर से मिल गई वो अपने पेरेंट को दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है, आप इसका आउटपुट भी देख लें। क्लास मैंने बनाई स्टूडेंट की, और ये फुल नेम और एज कहां से आ रहा है, चाइल्ड क्लास से। सर आज रिवीजन ही करवाते, छोड़ देते। रिवीजन के लिए स्क्रीन तो चले, रिवीजन भी कराना है, लेकिन ये भी तो पढ़ाना है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, खैर। तो ये हो गई आपकी इनहेरिटेंस। अच्छा, अब आपके दो सवाल थे, एक सवाल था दो लोगों का, क्या कि भाई आपने सिर्फ इनहेरिटेंस कराई है, यानी पर्सन को आप स्टूडेंट में लाए हो। अब क्या वो स्टूडेंट में लाया हूं मैं, अब आपका सवाल ये था कि स्टूडेंट की अगर मुझे कुछ खुद की प्रॉपर्टीज बनानी हो तो मैं क्या करूंगा। सही है, ये आपका सवाल था ना, वही करेंगे आप जो आप अभी तक कर रहे हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना है, वो अभी हम देखते हैं। अब भाई आप स्टूडेंट है, अब आपका क्विज होने वाला है, क्विज में आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, और इसकी टाइप रख दी भाई आपने नंबर। अब एक बात का ख्याल रखें, मार्क्स जो होते हैं ना सिर्फ स्टूडेंट के होते हैं, भाई नॉर्मल पर्सन के तो मार्क्स नहीं हो सकते ना, चलते फिरते बंदे के, या आगे जाके जब आप एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट करेंगे पर्सन से, तो उसके तो मार्क्स नहीं होंगे। तो जो प्रॉपर्टी जहां पे वैलिड है ना वो वहीं लगेगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी जहां पे मायने रखती है ना, वैल्यूएबल होती है, वो वहीं होगी। जैसे भाई एम्प्लॉय की सैलरी होती है, अब स्टूडेंट की तो कोई सैलरी नहीं होती, पढ़ने के पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो क्या होगा, जब सैलरी आप लिखेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की क्लास में लिखेंगे। तो कुछ ऐसे मेथड्स आपके पास होंगे, या कुछ क्लास प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करें, वो आप उसको वहीं रखेंगे। इनहेरिटेंस में आप वही काम करते हैं जो हर क्लास में कॉमन हो। सही है, इनहेरिटेंस में आप सिर्फ वही काम करते हैं जो हर क्लास में कॉमन हो। जैसे भाई फुल नेम और एज हर क्लास में कॉमन होगा, एम्प्लॉय का भी नाम होगा, एम्प्लॉय की एज होगी, स्टूडेंट का भी नाम होगा, स्टूडेंट की भी एज होगी।
लेकिन परसेंटेज तो भाई सिर्फ स्टूडेंट की होती है, क्योंकि एग्जाम तो स्टूडेंट देता है, कोई एम्प्लॉय थोड़ी ना एग्जाम देता है। सही है। तो मार्क्स या परसेंटेज इस तरह की कोई भी चीज, रोल नंबर हो गया जैसे, भाई रोल नंबर तो सिर्फ स्टूडेंट का होता है, एम्प्लॉय का थोड़ी ना होता है। तो वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एक क्लास को ही मायने रखे, वो आप उसी स्पेसिफिक क्लास में रखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स की जगह रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर की टाइप नंबर। और यहाँ पे क्या क्या सिंपली मैं वही करूंगा, कॉमा लगा के, अब इसको नाम में सेम भी रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर। ये काम आपने पहले भी किया था, ये काम आपने अब भी कर लिया। अच्छा ठीक है। अब ये आपने यहाँ क्लास प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी और कंस्ट्रक्टर में भी लिख दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपने, ये रोल नंबर है ना स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है। अब आप इसको कैसे असाइन करेंगे, आप लिखेंगे इसको दिस डॉट, तीन चीजें आ रही, एज और फुल नेम, ऊपर से आ रही पेरेंट से, रोल नंबर इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। यानी ये इसको ऐसे ट्रीट कर रहा है कि भाई ये तीनों मेरी है, लेकिन एज अ डेवलपर आपको पता है ये शुरू की जो दो हैं वो पेरेंट से आ रही है, और जो ये तीसरी है वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। आपने लिखा रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर। ये काम आपने पहले भी किया, ये काम आपने अब भी कर दिया। एक बात का ध्यान आपने क्या रखना है, भाई जब भी आप सुपर लिखेंगे ना, यानी पेरेंट क्लास की क्लास प्रॉपर्टी को चाइल्ड में लाएंगे, तो आप सुपर का कीवर्ड लगाएंगे, सुपर का फंक्शन लगाएंगे। सुपर का कीवर्ड हमेशा सबसे पहले लगेगा, इस तरह से जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है। सही है। इसको मैं नोटपैड पे ले जाऊं, इस तरह से थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो आपको दिख गया। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सुपर मैंने सब अभी किया क्या यहाँ पे, रोल नंबर जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिखा, और रोल नंबर लिखा यहाँ पे, और दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर, और जाहिर सी बात है इसको कंस्ट्रक्टर में भी डिफाइन किया। अब एक चीज का आपको ख्याल क्या रखना है कि जब भी आप सुपर का फंक्शन लगाए ना, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में सुपर का फंक्शन लगेगा। सही है। जब भी कोई ऐसा सिनेरियो हो जब सुपर का फंक्शन भी कॉल हो रहा हो और क्लास की खुद की प्रॉपर्टीज भी हो, यानी चाइल्ड क्लास की खुद की प्रॉपर्टीज भी हो, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सुपर का फंक्शन सबसे पहले लगेगा, और जो क्लास प्रॉपर्टी है स्टूडेंट की या चाइल्ड की वो सबसे बाद में लगेगी। अगर मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो क्या होगा, देखिए मैंने इसको कर दिया ऊपर नीचे, अब देखिए यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। देखिए सुपर must be called before accessing this in the constructor of a derived class। derived class का मतलब चाइल्ड क्लास। तो ये कह रहे हैं भाई सुपर सबसे पहले लगेगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और ये जो दिस वाले जो सीन है ना वो बाद में होंगे, क्योंकि भाई पेरेंट है, पेरेंट की चीजों को पहले प्रायोरिटी देनी है। सही है। तो ये यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जब आपने इसको यूं किया तो ये बिल्कुल वैलिड हो गया, सुपर को पहले कॉल किया और रोल नंबर को जो क्लास प्रॉपर्टी इसको बाद में रखा, और नीचे अब ये क्या एरर दे रहा है कि भाई रोल नंबर भी तो दो, तो आपने रोल नंबर दे दिया ये। सही है। तो आपने कर दिया, ये आपका हो गया काम खत्म। सही है। सिंपल था, सिंपल तो नहीं था लेकिन अच्छा था। अब आपने स्टूडेंट की क्लास बना ली, घर के लिए अभी से होमवर्क ले लें। पर्सन की आपने एक पेरेंट क्लास बनानी है, स्टूडेंट की अभी आपने यहाँ खुद बैठ के बना ली होगी होपफुली। इसी क्लास को नजर में रखते हुए घर पे आप एम्प्लॉय की क्लास बनाएंगे, जिसमें आप इनहेरिटेंस करेंगे, और एम्प्लॉयज की जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी होती है, सही है, एम्प्लॉयज की कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, वो आप जो इसकी खुद की क्लास प्रॉपर्टी है ना जो एम्प्लॉय से बिलोंग करती है वो आप एम्प्लॉय में रख देंगे। और सबने ये होमवर्क करना है, चाहे आप एरर में फंसे चाहे आप इसको एक्यूरेट परफॉर्म करें। सही है। ये था आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है जी, थोड़ा जोर से बोलिए। एम्प्लॉय में स्टूडेंट नहीं लगेगा, एम्प्लॉय में पर्सन की क्लास लगेगी, इनहेरिटेंस होगी पर्सन से। सही है। समझ आ गया। जैसे आपने स्टूडेंट में इनहेरिटेंस किया ना पर्सन को इस तरह से, वैसे आप यहाँ लिखेंगे क्लास एम्प्लॉय और एक्सटेंस पर्सन। सही है। तो पर्सन की क्लास आ जाएगी एम्प्लॉय में, और एम्प्लॉय में फुल नेम और एज आ जाएगा। अब ये होमवर्क भी मैंने वर्बली तो बता ही दिया है, आपने बस सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना। सही है। अब ये तो आपका पहला होमवर्क है।
इसको और एक्सटेंड आप कैसे करेंगे? अब एम्प्लॉय की क्लास में भी कुछ आप एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजें बना दें। जैसे आपने यहाँ क्लास से स्टूडेंट से रिलेटेड चीज लिखी ना, रोल नंबर। एम्प्लॉय से रिलेटेड आप लिख दें क्या? सैलरी, डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। पर्सन चाइल्ड पेरेंट क्लास सुपर क्लास या बेस क्लास बनेगी। स्टूडेंट की क्लास ड्राइव या चाइल्ड क्लास बनेगी जो आपने अभी बनाई। घर जाके आपको एम्प्लॉय की क्लास भी बनानी है। तो ये था आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से रिलेटेड किसी को कोई सवाल है तो बताएं भैया। सॉरी, भाई इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? अब आप लोग भी जवाब देना। इनहेरिटेंस क्या होता है कौन बताएगा? आपने तो एक इनपुट दे दिया है ना जी। सही है, बिल्कुल सही। और कोई यहाँ से बताएगा लड़कियों में से? नहीं नहीं, आप नहीं, यहाँ से जी। सही है। बट इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब भी आपको पेरेंट क्लास की चीजें चाइल्ड क्लास में मंगवानी हो। सही है, इनहेरिटेंस का ये मतलब होता है जब भी पेरेंट क्लास की चीजें चाइल्ड में मंगवानी हो तो वो इनहेरिटेंस होता है। इसका फायदा क्या है कि आपको एक सेम रिपीटेटिव कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। सही है, ये होता है इनहेरिटेंस। पेरेंट की चीजें चाइल्ड में आ जाती हैं और इसका कोड आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। जब आपने पेरेंट क्लास बना ली, चाइल्ड क्लास भी बना ली। जब चाइल्ड क्लास आप बनाते हैं ना तो आप लगाते हैं एक अदद एक्सटेंड्स का कीवर्ड अपनी चाइल्ड क्लास में। सही है, आपने एक क्लास बनाई क्लास स्टूडेंट, इसके बाद एक कीवर्ड लिखा एक्सटेंड्स का और उसके बाद यहाँ पे लगा दिया पर्सन। ये पर्सन क्या है? आपकी पेरेंट क्लास है। सही है, पर्सन आपकी पेरेंट क्लास है तो आपने यहाँ पे इसको एक्सटेंड करवा दिया। ठीक है जी, ये हो गई आपकी इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस होता क्या है? जो मैंने आपको बताया, ऊपर वाली चीजें ऊपर क्लास की चीजें नीचे वाली क्लास में आ जाएंगी। मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर, लिखना लाजमी है, हर क्लास का कंस्ट्रक्टर अपना होता है। अब मैंने लगा यहाँ पे सुपर का कीवर्ड। सुपर का कीवर्ड क्या करता है कौन बताएगा? कोई और, एक एक करके हैंड रेस करके। सही है, आप बताएं। आप इसको यूं याद रखिए कि आप पेरेंट क्लास को 3 नाम से बुला सकते हैं, पेरेंट, सुपर और बेस क्लास। मैं आपको बोलूं ना भाई सुपर क्लास क्या होता है तो, या बेस क्लास क्या होता है, या पेरेंट क्लास क्या होता है, तो आपने बोलना है तीनों का मतलब एक ही है। जैसे आप 10 लाख को 10 लाख बोल लें या 1 मिलियन बोलें, एक ही बात है। इसी तरह आप पेरेंट को पेरेंट बोलें, सुपर बोलें, बेस बोलें, एक ही बात है। सॉरी, नहीं नहीं, कीवर्ड सुपर का ही फंक्शन लगेगा। फंक्शन सुपर का ही लगेगा, फंक्शन बेस या पेरेंट का नहीं लगेगा। सही है, तो अब आपने क्या किया? सुपर का फंक्शन कॉल किया कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जब सुपर का फंक्शन कॉल करेंगे तो सबसे पहले करेंगे। ये होती है आपकी इनहेरिटेंस। होपफुली आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, हमारे पास इनकैप्सुलेशन होता है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, इसके 3 कीवर्ड्स होते हैं। बातें बंद, सारा फोकस एक्सप्लेनेशन पे, ताकि फिर इम्प्लीमेंटेशन आसान लगे। इनकैप्सुलेशन हमारे पास होता है एक्सेस मॉडिफायर। उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या होता है? जो सब यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक के कीवर्ड में हम ये करते हैं कि पब्लिक के कीवर्ड जो है हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास में जो डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट ये है जो सिर्फ अपनी क्लास में यूज़ हो सकता है और कहीं भी यूज़ नहीं होगा। इसके बाद आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वो होता है जो अपनी क्लास में भी यूज़ हो जाए और जो क्लासेस उसी क्लास से जो इनहेरिट हुई हुई हैं उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो ये 3 कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। एक बार अगेन बता दे प्लीज। अच्छा, तो अभी आपने 3 चीजें सुनी। अभी हमने इनहेरिटेंस पढ़ा। इनहेरिटेंस के बाद एक पिलर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है इनकैप्सुलेशन का।
किस चीज का होता है? इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन। आपने कैप्सूल देखी है अपनी लाइफ में? वो किस तरह होती है? उसके अंदर जो मेन आपकी दवाई होती है ना, जो मेन मेडिसिन होती है, वो छुपी हुई होती है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब भी इसी तरह है कि अपनी चीजों को कैप्सूल में डाल दो। इसमें होते हैं आपके पास एक्सिस मॉडिफायर्स। क्या होते हैं? एक्सिस मॉडिफायर्स। एक्सिस का मतलब क्या है कि भाई कहां तक चीजों को यूज कर सकते हो। ये ना कि भाई मैं एक चीज को एक्सेस कर सकता हूँ, यानी यूज कर सकता हूँ, यानी ये मॉडिफाई करो कि मैं एक चीज को कहां तक यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले होता है हमारे पास पब्लिक। हर चीज अभी तक जितनी भी आपने क्लास प्रॉपर्टी बनाई, जितने भी आपने मेथड्स बनाए, बाय डिफॉल्ट वो सब पब्लिक होते हैं। सही है? हर क्लास मेथड जो आपने अभी तक बनाया, जो मेथड आपने अभी तक बनाया, वो होते हैं पब्लिक बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिक। हर चीज बाय डिफॉल्ट होती है पब्लिक। जैसे इस तरह से जो भी हमने इतना सब लिखा ना, अब ये इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया, मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं। अब ये पर्सन की क्लास आपके सामने स्क्रीन पर है। ये हर मेथड हर क्लास प्रॉपर्टी फुल नेम और एज जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होती है। अब मैं पब्लिक बाय डिफॉल्ट होती है तो इसके लिए मेरे पास एक रिजर्व कीवर्ड है पब्लिक का। ठीक है, पब्लिक का मेरे पास एक रिजर्व कीवर्ड है। अब क्योंकि हर प्रॉपर्टी, हर मेथड मेरे पास बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है ना, तो अब चाहे मैं पब्लिक का कीवर्ड लगाऊं या ना लगाऊं, कोई बात नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, वो खुद ही उसको पब्लिक कंसिडर करेगा। तो ये चीज होती है पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब क्या है? आम आवाम। यानी अगर मैं आपको बोलूं भाई आप पब्लिक है, आपको पूरा एक्सेस है, आप गवर्नर हाउस में कहीं भी चलेंगे, तो इट मीन्स आप कहीं भी जा सकते हैं, आप पब्लिक हैं। सही है? अब पब्लिक होता क्या है? जो हर जगह एक्सेसिबल हो। क्या हो? हर जगह एक्सेसिबल हो, यानी अपनी ओरिजिनल क्लास में जहां वो डिफाइन हो वहां भी, अगर इनहेरिटेंस हो तो अपनी चाइल्ड क्लास में भी वो अवेलेबल हो, और आउटसाइड द क्लास भी वो चीज आपको एक्सेसिबल हो। पब्लिक का मतलब हर जगह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे इनहेरिटेंस हमने देखा, फुल नेम में पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वहां भी मुझे मिल जाएगा। फुल नेम अभी हमने इनहेरिटेंस किया, यानी चाइल्ड क्लास में भी मिल जाएगा। और इस पब्लिक के जो प्रॉपर्टी है मेरे पास फुल नेम, अगर मैं इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास, यानी ये मेरी पर्सन की क्लास यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, अगर मैं इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास भी यूज करना चाहूँ ना, मैंने लिखा कॉन्स्ट पी इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। सही, यहाँ पे मैंने लिख दिया अली, यहाँ पे मैंने लिख दिया एज। अब मैं इसको अगर आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड पी डॉट करूंगा, तो देखो मुझे यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द क्लास, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड भी फुल नेम एक्सेसिबल है। सही है? ये होता है पब्लिक, जो कहीं से भी एक्सेसिबल हो। अब इसके बाद मेरे पास एक और चीज है प्रोटेक्टेड। पब्लिक और प्रोटेक्टेड, उसके बाद प्राइवेट में हम एंड में आएंगे। प्रोटेक्टेड क्या होता है? जो अपनी क्लास में अवेलेबल हो और अपनी चाइल्ड क्लासेस में अवेलेबल हो। आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल वो नहीं होता। जैसे मैंने इसको आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड एक्सेसिबल करना चाहा ना, पी डॉट फुल नेम, अब क्योंकि ये पब्लिक है तो अवेलेबल है। अब अगर इस सेम चीज को मैं प्रोटेक्टेड कर दूंगा ना, तो ओरिजिनल क्लास में ये रहेगी, चाइल्ड क्लास में भी रहेगी, लेकिन आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड प्रोटेक्टेड अवेलेबल नहीं होता। जैसे भाई आपके घर कुछ मेहमान आए, अब मेहमान आए तो आप मेहमान नवाजी करेंगे। सही है? अब आपने उनको खाना खिलाया, जो किया वो खाना जो था ना, जो आपने उनको डिनर कराया मेहमान नवाजी की, वो खाना है पब्लिक। यानी आपने भी खाया, आपके घर वालों ने भी खाया, आपके मेहमानों ने भी खाया। ठीक है? यानी वो आपको भी अवेलेबल था, आपके मेहमानों को भी अवेलेबल था। सही है? पब्लिक सबको अवेलेबल था, लेकिन प्रोटेक्टेड सिर्फ आपको या आपके घर वालों को अवेलेबल होगा। जैसे आपके घर की गाड़ी, अब आपके घर की गाड़ी या तो आप चला सकते हैं
ये आपके घर वाले चला सकते हैं। अब आपके घर की गाड़ी हर कोई तो नहीं चला सकता ना, कि आपके दोस्त यार भी चला रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी चला रहे हैं। तो आप जो प्रोटेक्टेड चीज होती है ना, वो सिर्फ चाइल्ड क्लास को और सिर्फ पेरेंट क्लास को अवेलेबल होती है। यानी प्रोटेक्टेड का मतलब ताल्लुक सिर्फ क्लासेस तक होता है, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल नहीं होता। अगर इसी फुल नेम को मैं पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड कर दूं, प्रोटेक्टेड मेरे पास एक कीवर्ड है, अगर मैंने प्रोटेक्टेड का कीवर्ड लगाया यानी मेरा जो ये फुल नेम है ना, ये प्रोटेक्टेड हो गया। अब ये फुल नेम सिर्फ इस ओरिजिनल पर्सन क्लास में रहेगा, और अगर मैं कोई चाइल्ड क्लास बनाता हूं, जो लास्ट केस में हमने स्टूडेंट की बनाई थी, उसमें अवेलेबल होगा। आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल नहीं होगा। देखिए पी डॉट किया मैंने, सिर्फ मेरे पास एज आ रहा है, फुल नेम क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड आपके घर की गाड़ी की तरह होता है, आप चला लें या आपके घर वाले चला लें, आपके दोस्त यार रिश्तेदार पड़ोसी नहीं चला सकते। अगर मैं लिखूं भी फुल नेम तो मेरे पास एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? प्रॉपर्टी फुल नेम इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास पर्सन एंड इट्स सब क्लासेस। मतलब वही है जो अभी मैंने बताया, या अपनी ओरिजिनल क्लास में या अपनी चाइल्ड क्लास में, और यूज होगा प्रोटेक्टेड। सही है। अब मैं अगर इसकी चाइल्ड क्लास भी बना लूं, जो मैं यही कॉपी कर लेता हूं जो हमने बनाई है, ठीक हो गया जी, मैंने इसको यहाँ कर लिया। अच्छा यहाँ क्योंकि रोल नंबर भी डिफाइन करना है तो इसका एरर मैं रिमूव कर लेता हूँ। देखें फुल नेम ये रहा, यानी जिसको मैंने एफ से लिखा था, तो प्रोटेक्टेड अपनी चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल है, कोई एरर नहीं है इसमें। प्रोटेक्टेड सिर्फ अपनी ओरिजिनल क्लास में और चाइल्ड क्लास में होता है, जबकि प्राइवेट, और यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है ना, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन प्राइवेट क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही क्लास में अवेलेबल हो, जहां वो ओरिजिनली डिफाइन होता है, ना वो अपनी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल होगा और ना ही वो अपनी सब क्लासेस, ड्राइव क्लासेस में या चाइल्ड क्लासेस में अवेलेबल होगा। प्राइवेट वो ही है जैसे आपकी कुछ पर्सनल बातें होंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होंगी, कुछ कारनामे किए होंगे ना लाइफ में ऐसे जो अपने तक ही रखे होंगे, ना वो आपके घर वालों को पता है, ना वो आपके दोस्त या रिश्तेदारों पड़ोसियों को पता है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ अपनी डिफाइन की हुई क्लासेस में होती हैं। प्राइवेट के लिए आप लिखेंगे, प्राइवेट का कीवर्ड मैंने यहाँ लिख दिया बैंक बैलेंस, और यहाँ पे इसकी टाइप रख दी नंबर। अभी तो वही एरर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर, और यहाँ पे वही मैं कर लूंगा। हर चीज मैंने करके देख ली। दिस डॉट देखें, प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन जिस ओरिजिनल क्लास में डिफाइन हुई ना पर्सन में, वहां अवेलेबल है, इज इक्वल्स टू बैंक बैलेंस। प्राइवेट सिर्फ अपनी जगह अवेलेबल होती है। अब जाहिर सी बात है, इसको मुझे एक आर्गुमेंट देना है। अब प्रोटेक्टेड तो अवेलेबल नहीं है, इसको मैंने कर दिया कमेंट। क्या मुझे प्राइवेट मिलेगा बाहर, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड? यस और नो? तो मैंने लिखा पी डॉट, देखिए मेरे पास सिर्फ एज आ रहा है, सिर्फ एज आ रहा है। मैं इस बैंक बैलेंस को लिख भी दूं ना, इंटेलिजेंस तो मुझे बैंक बैलेंस नहीं देगा। क्या मैं खुद से लिख सकता हूं? तो देखें, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास पर्सन। अच्छा इसने क्यों कहा भाई विद इन द क्लास पर्सन? भाई स्टूडेंट कह देता, क्योंकि जिस ओरिजिनल क्लास में ये डिफाइन हुआ है ना, वो पर्सन क्लास है। तो ये कह रहा है भाई जिस ओरिजिनल क्लास में आपने प्राइवेट को डिफाइन किया है, वहीं पे उसको यूज करो, जैसे मैं यहां कर रहा हूं। यहां पे मत यूज करो, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड प्राइवेट अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह ये सुपर आर्ग्यूमेंट ऑफ बैंक बैलेंस वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब जाहिर सी बात है, मुझे इसको कंस्ट्रक्टर में तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लिसिटली यूज नहीं कर सकता। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का डिफरेंस अपने बराबर वाले को समझना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास बैंक के नाम की, ठीक है, क्लास बैंक लिखा मैंने, और यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे किया भाई पब्लिक क्या होगा, कस्टमर नेम पब्लिक हो सकता है मेरा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नेम मैंने रख दिया, कंस्ट्रक्टर नेम बोल रहा हूँ, कस्टमर नेम स्ट्रिंग। अब बाय डिफॉल्ट मैं पब्लिक लिखूं ना लिखूं, बाय डिफॉल्ट होता है, ये चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
एक चीज मैंने रख ली प्रोटेक्टेड, मैंने लिखा प्रोटेक्टेड में फॉर एग्जांपल में क्या रखूं, मैं प्रोटेक्टेड में और अकाउंट नंबर रख लेता हूं, अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, और मैंने किया प्राइवेट इज इक्वल्स टू बैंक बैलेंस, सही है, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर, अब यहाँ पे वही चीज होगी जो हम पहले से कर रहे हैं, कस्टमर नेम स्ट्रिंग, मैं इसको सी नेम कर देता हूँ ताकि जगह कम, कस्टमर नेम, इसके बाद अकाउंट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको नंबर। अच्छा, क्योंकि मेरे पास बैंक बैलेंस प्राइवेट है तो मैं इसको नहीं लिखता कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पे मैंने यू लिख दिया, मैंने लिखा दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू अकाउंट नंबर, और इसके बाद दिस डॉट सी नेम यानी कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू ये, ठीक हो गया जी। ये काम तो हमने पहले कर लिया। बैंक बैलेंस मैंने यहाँ पे फिलहाल प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको डायरेक्टली यही इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं इस तरह से, ये काम हमने सब पहले करके देखा हुआ है। हमारे लिए जो चीज नहीं है वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है। अब आप लोगों ने भाई पब्लिक भी देख लिया, प्रोटेक्टेड भी देख लिया, यूजेज आपको इसका पता है। आप लोगों का मेन सवाल होगा भाई जब प्राइवेट है तो यूज कैसे करें। इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप देखें प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब भाई इसमें कोई ना कोई डेटा ऐसा रखा हुआ है जो सेंसिटिव है, यानी अगर इसके साथ छेड़खानी हुई तो गड़बड़ हो सकती है, चाहे आपके प्रोडक्ट में गड़बड़ हो जाए, एज अ डेवलपर आपकी कंपनी आपका गला पकड़ ले, या आपका कस्टमर आपके आकर आपका गला पकड़ ले। अब भाई समझिए कि आपकी एक जो बैंक बैलेंस है ना वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब आपका बैंक बैलेंस है फॉर एग्जांपल ये, और किसी ने छेड़खानी करके कर दिया ये, तो आप तो चिल बैठे हुए हैं कि भाई ये मेरा बैंक बैलेंस है, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन भाई असल में हकीकत तो कुछ और ही है, सही है। तो भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज करने का भी, एक्सेस करने का भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, सही है। सिंपली अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस करके देखते हैं, एक्सेस का मतलब उसको गेट करके देखते हैं। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए आपके पास एक स्पेशल फंक्शन होता है, गेटर फंक्शन। क्या होता है? गेटर फंक्शन। अब ये गेटर फंक्शन आप कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख लिया गेट का कीवर्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक बैलेंस या गेट बैंक बैलेंस, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स कर ली ब्रैकेट्स। अब देखिए ये एक गेट का कीवर्ड मैंने लगाया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये मेरा एक गेटर फंक्शन है। क्या है? गेटर फंक्शन। अब गेटर फंक्शन के नाम से ही आप इसको याद रखें कि गेटर का क्या मतलब है, किसी चीज को गेट करना, किसी चीज को हासिल करना। तो भाई जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप गेट करोगे ना तो गेटर फंक्शन से करोगे। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, नीचे जो मैं बोल रहा हूँ वो वहीं पर भी लिखा हुआ है, अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा, तो कोई चीज मिस हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, पढ़ लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है गेटर फंक्शन, तो देखिए क्या आ रहा है, अ गेट एक्सेसर मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे आपको लिखूंगा रिटर्न दिस, सॉरी दिस डॉट बैंक बैलेंस। तो इस तरह से मैं गेटर फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसको कॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना भाई। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज होगी, चाहे वैल्यू गेट करनी हो, वैल्यू अपडेट करनी हो, तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि भाई सेंसिटिव डाटा है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉन्स्ट बैंक इज इक्वल्स टू न्यू बैंक, मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया। ये दो चीजें मुझसे क्या मांग रहा है, कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर। मैंने लिख दिया कस्टमर नेम अकाउंट नंबर 1 2 3, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इस गेटर फंक्शन को जो मैंने गेट के कीवर्ड के साथ लिखा है इसको कॉल करूंगा। क्या लिखा भाई मैंने, अब इसको कॉल करने का तरीका डिफरेंट है, देखें। मैंने लिखा बी डॉट गेट बैलेंस आ रहा है, गेट बैंक बैलेंस, इस पे मैंने किया क्लिक। अब आपने आज तक क्या सीखा है कि भाई जब भी फंक्शन कॉल होगा राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे, लेकिन गेटर फंक्शन में ऐसे नहीं होता। गेटर फंक्शन में आप इसको एज अ वैल्यू ट्रीट करोगे, एज अ वेरिएबल ट्रीट करोगे। जैसे आपने कॉल बैक में लिखा था ना, इसका कॉल बैक से कोई लेना देना नहीं है, मेरे बस सिर्फ याद दिला। कॉल बैक में आपने लिखा था ना
हायर ऑर्डर फंक्शन में कॉल बैक का सिर्फ नाम देते थे, राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगा देते। तो भाई गेट बैंक बैलेंस जो ये गेटर फंक्शन है ना, स्पेशली गेटर फंक्शन है, इसमें सिर्फ गेट बैंक बैलेंस लगेगा, राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इसको मैं कंसोल में कॉल कर लेता हूँ, CLG console.log, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। सही है। अब इसको मैंने चलाया, यहाँ मैंने लिखा नोड app.js, तो देखिए ये मेरे पास जो है वो, जो मैंने ऊपर वैल्यू सेट की थी बैंक बैलेंस की 3260, इस तरह से यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट की थी ना गेट बैंक बैलेंस की, वो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से आ गई। सही है। ये होता है गेटर फंक्शन। सेम होती है एक चीज सेटर फंक्शन। इससे पहले आप क्या करेंगे, अब सेटर फंक्शन का क्या मतलब है, वैल्यू को सेट करना। तो मैंने लिखा सेट का कीवर्ड लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपडेट बैंक या अपडेट बैलेंस, इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। ये भी एक फंक्शन है भाई, वैल्यू सेट करनी है ना। आपका बैंक बैलेंस है, आपने कैश क्या किया, डिपॉजिट किया। अब जो आपने कैश डिपॉजिट किया तो आपने या तो उसको पैसे दिए होंगे या चेक दिया होगा। इसका मतलब उसमें जो अमाउंट लिखी थी वो क्या है, एक आर्गुमेंट है। तो भाई आपको क्या कह रहा है, a set accessor must exactly have one parameter। भाई इसको एक पैरामीटर की जरूरत है, क्योंकि भाई आप जब वैल्यू अपडेट करेंगे तो कुछ आप उसको देंगे ना उस फंक्शन को। तो जब हमें फंक्शन को कोई चीज अपनी देनी होती है तो हम उसको पैरामीटर या आर्गुमेंट के थ्रू देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया कैश, कि भाई कैश कितना दिया, मैंने टाइप रख ली इसकी मैंने नंबर। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, अच्छा मैंने यहाँ पे लगा रिटर्न कैश, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा आपके पास, सेटर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, कि भाई सेटर फंक्शन में वैल्यू रिटर्न नहीं होती। वही बात प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रिटर्न लगाएंगे आप तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा उसको, तो इसीलिए आप रिटर्न नहीं लगाया। तो भाई क्या करें, कुछ भी नहीं करो, आप लिखो दिस डॉट बैंक बैलेंस प्लस कैश। मैं यहाँ एक प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि मेरे जो बैंक बैलेंस है ना, जब मैं कैश डिपॉजिट कर लूँ, डिपॉजिट का मतलब कैश जमा कराना, तो मेरे बैंक बैलेंस में उतना कैश ऐड कर दो जो मैंने किया है, जो मैंने उसको दिया है। लिखा, अब इसको तरीका, इसका तरीका भी डिफरेंट है। मैंने लिखा बी डॉट अपडेट बैंक बैलेंस। जैसे आपने गेटर फंक्शन में राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया ना, सेटर फंक्शन में भी राउंड ब्रैकेट नहीं लगेंगे। भाई आपका सवाल होगा जब राउंड ब्रैकेट लगेंगे नहीं तो आर्गुमेंट कैसे देंगे। तो इसको आर्गुमेंट वैसे ही देंगे जैसे आप वेरिएबल को देते थे ना, इज इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 500। तो ये 500 की वैल्यू उठेगी, ये बी डॉट अपडेट बैंक बैलेंस एक आपका सेटर फंक्शन, आपने बी डॉट अपडेट बैलेंस किया इज इक्वल्स टू 500 किया, ये इसका आर्गुमेंट है। सेटर फंक्शन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तरीका डिफरेंट होगा। सेटर, ये 500 की वैल्यू उठी, आके मिल गई इस कैश को, और ये कैश इस दिस डॉट गेट बैंक बैलेंस में ऐड हो गया। ये होता है आपका गेटर सेटर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। सही है। इसी मौके आप 10 मिनट का ब्रेक कीजिए, फिर हम रिवीजन शुरू करते हैं। सॉरी, हाँ ये कोड लिखा हुआ है, मैं नोट पैड पे ले आता हूँ, टेंशन नहीं। ये आपका गेटर सेटर फंक्शन है। ये गेटर सेटर फंक्शन है, पहले इसको कॉपी कर लें जल्दी से 2 मिनट में, फिर मैं वो नीचे वैल्यू उसको कैसे लिखते हैं वो भी करता हूँ।